कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है। तो अक्सर हमने सुना है कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है, लेकिन इसी बात को गलत साबित करने वाले एक इंसान जिनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम की गलियों में अखबार बेचते हुए शुरू होकर पोखरण के रेगिस्तान में दुनिया को हिलाकर राष्ट्रपति भवन के गलियारों से होते हुए एक महान वैज्ञानिक के रूप में शिलोंग के मंच तक पहुंचा था। एक छात्र जिसने अपनी बहन के गहनों की कीमत पर अपने सपने बुने थे। एक वैज्ञानिक जो SLV की नाकामी से टूट कर दोबारा खड़ा होकर भारत का मिसाइल मैन होकर दुनिया में भारत के नाम का परचम लहराते हुए सबके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रह गया। जिनका कहना था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो आइए जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले भारत की महान हस्ती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। तो इस महान हस्ती का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से शहर में हुआ था। जिनके पिता पैसे से एक नाविक थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम के तीर्थ स्थानों की सैर कराया करते थे। और इनकी माता एक हाउस मेकर थी और बचपन से ही काफी गरीब फैमिली थी। 5 भाई बहन थे जिनमें से कलाम सबसे छोटे वाले थे। और घर में पैसों की समस्या के चलते उन्होंने 10 साल की उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। वो गलियों गलियों जाके घर घर जाके अखबार बेचा करते थे, लेकिन सपने उनके आज भी बड़े थे। वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, क्योंकि जब भी वो पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे तो उनके दिल में एक अलग ही प्रभावित करने वाला एक उत्साह उठता था और वो भी उड़ाना चाहते थे एक फाइटर पायलट को। लेकिन अगर फाइटर पायलट बनना चाहते थे तो वो वैज्ञानिक कैसे बने? इसकी भी एक बहुत मेहनत भरी और स्ट्रगल भरी एक स्टोरी है। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज है फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद उन्हें लगा कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है, तो उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर दिया था, जहाँ पे उनके सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी समस्या ये आई कि उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। और यहाँ पे उनकी बहन आगे आई जिन्होंने अपने गहने बेचकर उनकी फीस भरी थी। और यहीं से उनके जीवन का एक अलग सफर शुरू हुआ। और जब वो MIT में गए तो वहाँ भी उनके दिमाग में आज भी वो बचपन वाला सपना जो कि फाइटर पायलट बनने का था वो आज भी चलता था। इसके लिए उन्होंने ट्राई भी किया, क्योंकि वो फाइटर पायलट बन के देश की सेवा करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। हुआ यूँ कि जब एक फॉर्म निकला जिसमें कुछ 25 लोगों का कलेक्शन था और उसमें से 8 लोगों को सिलेक्शन करना था, तो आप क्या सोच सकते हो कि अब्दुल कलाम कौन से स्थान पे आए होंगे? अब्दुल कलाम का नंबर था 9th। वो उनके लिए बहुत एकदम टूट जाने वाली बात थी। वो काफी निराश हो गए थे। When I was a 23 fellow, I had a dream that I will become a pilot. Okay, I will become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot. Okay, they did not select me. Okay. लेकिन उस दिन किसको पता था, फाइटर पायलट के एग्जाम में खुद को निराश पाने वाले एक अब्दुल कलाम एक दिन देश के सामने भारत की स्पेस और टेक्नोलॉजी को सामने रख देंगे और एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक बन के उभरेंगे। तो इस प्रकार फाइटर पायलट न बन पाने के कारण 1958 में उन्होंने DRDO ज्वाइन कर लिया। और उनके अच्छे काम के चलते कुछ ही दिनों में उन्हें विक्रम साराभाई की स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ रिसर्च में प्रमोट कर दिया गया। और जहाँ से उनका पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो था कि भारत के लिए सबसे पहले रॉकेट का लॉन्च करना। काफी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला रॉकेट बना तो लिया, जैसे तैसे करके किसी जगह रह के उन्होंने बनाया। लेकिन अभी समस्या ये थी कि उसको लॉन्च कैसे किया जाए, क्योंकि उसके पार्ट्स को लॉन्च पैड तक ले जाना ही सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन उनका कहना था, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। तो इसी एटीट्यूड के चलते उन्होंने जैसे तैसे करके उसके जितना भी रॉकेट था उसके सभी पार्टों को साइकिलों और बैलगाड़ियों में रखकर लॉन्च पैड तक पहुंचाया। और फिर एक दिन जो था 21 नवंबर 1963 का, जिस दिन उन्होंने भारत के लिए अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और जो कि एक सफलतापूर्वक होने वाला रॉकेट था। उनका नाम जिस प्रोजेक्ट की वजह से मिसाइल मैन पड़ा था वो एक अलग ही प्रोजेक्ट था। और वो था कि पहले रॉकेट के लॉन्च के बाद उन्होंने अपना सेकंड रॉकेट जिसके लिए काम शुरू कर दिया था। तो वह क्यों यूँ कि जब वो 1969 में जब इसरो के पहले प्रोजेक्ट सैटेलाइट के जब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे तब उन्हें काम मिला था SLV बनाने का। और जहाँ से उन्होंने काम करना शुरू किया और SLV के लिए उन्होंने 10 सालों तक अपनी टीम के साथ लगातार मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत की थी। और जब उनको लॉन्च करने का टाइम आया, जब अगस्त 1979 को जब लॉन्च करने का टाइम आया, तो सेकंड स्टेज में कुछ इश्यू होने की वजह से वो असफल रहा, जिसकी वजह से वो काफी निराश भी हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, इतने सालों की मेहनत ऐसे ही चली गई। लेकिन उसी समय आगे आए जो थे डॉक्टर सतीश धवन, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की पूरी नाकामी का जिम्मेदारी अपने सर पे ली मीडिया के सामने और अपनी टीम को उत्साह देते हुए अगले प्रोजेक्ट के लिए फिर से प्रोत्साहित किया। I have a teacher, okay? That teacher's name is Professor Satish Dhawan. And also he was my boss.
Okay, he was the chairman Indian Space Research Organization. उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया एक अगले प्रोजेक्ट जिसका नाम था SLV-3 के रोहिणी 5 सैटेलाइट को लॉन्च करना, जो कि उन्होंने 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके भारत का नाम एक बार फिर से दुनिया में बतला दिया था। और उसके बाद लगातार उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, आकाश जैसी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च करते हुए भारत का नाम एक अलग स्तर पे ले गए, और जिससे उनका नाम मिसाइल मैन में पड़ गया था। और उसी के चलते उन्होंने 1981 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। और इस प्रकार लगभग 41 सालों तक भारत की DRDO में सेवा करने के बाद उन्होंने DRDO से रिटायरमेंट ले लिया था, और यहीं से शुरुआत हुई थी। 1999 में उन्होंने DRDO से रिटायरमेंट लिया था, और यहीं से उनके पास प्रस्ताव आया था राष्ट्रपति बनने का। तो ये ऐसे आया जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे उस टाइम के प्रेजेंट PM, जो कि अब्दुल कलाम की पर्सनालिटी से काफी प्रभावित होते थे, उनके व्यक्तित्व उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता था। तो एक दिन उन्होंने उनको फोन किया और बोला कि कलाम साहब, राष्ट्रपति के रूप में देश को अभी आपकी जरूरत। इस बात को सुन के तो उन्होंने बोला कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, एंड तो लेकिन अटल बिहारी ने कहा कि वक्त आप इतना भी ले लो, लेकिन जवाब हाँ में चाहिए, ना में नहीं। तो कुछ वक्त सोचने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के लिए हाँ बोला, और फिर 18 जून 2002 को उन्होंने राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया, और फिर उन्होंने 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ग्रहण की थी। और वो एक ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी भी उनका जीवन और उनकी सादगी उतनी ही थी। उन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रपति भवन को लोगों के लिए खोलकर उसे पीपल्स पैलेस बना दिया था। वो आज भी स्कूलों में जाते थे, वो अपने आप को टीचर कहलाना पसंद करते थे। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए, और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। बच्चों के साथ स्पेशल सेक्शन करते थे, उन्हें विज्ञान, देशभक्ति, अपने सपनों के लिए जीने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करते थे। उनके साथ स्पेशल बातें करते थे, इवन वो स्कूल जाकर बातें करते थे, और अपने राष्ट्रपति भवन में भी वो स्पेशल सेक्शन रखते थे जहाँ वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे। Okay. Sir, Go ahead. Sir, I am Jobin. I study in 7th standard from Kangodia UPS Perurkada. My questions: at present, what are the major strengths and weakness of our Your India? mic, can you keep the mic like this? Like this. Keep distance. Slowly speak. Speak now. You are a good fellow. और शायद इसी वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उनका लोगों के साथ, सामान्य जनता के साथ काफी गहरा लगाव था। और इस प्रकार कुछ सालों बाद राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने लिए कुछ समय निकाला। वो गीता और कुरान दोनों पढ़ते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और इसी प्रकार 27 जुलाई 2015 को अपना आखिरी लेक्चर IIM शिलोंग में देते हुए भारत ने अपने एक लेजेंड को खो दिया था। लेकिन खैर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन का सफर रामेश्वरम के गलियों में ज्ञान की खोज से शुरू होकर लास्ट में अगली पीढ़ी को ज्ञान देते हुए खत्म हो गया था। लेकिन जब भी हम इनकी कहानी पढ़ते हैं, एक अलग ही उत्साह भर देती है, एक मोटिवेशन पैदा होता है, कुछ करने का एकदम उत्साह सा पैदा हो जाता है। और यही उनकी एक अमर कहानी है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अगर आप उनकी पूरी और गहराई से जानना चाहते हो तो हम इसकी सीरीज और शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।